वेलकम फ्रेंड्स, द एनोवेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ डीप वाटर। डीप वाटर नाम से हमको पता चल रहा है कि गहरे पानी की बात हो रही है। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है विलियम डगलस। इनकी खास बात ये है कि पहले तो ये यकीमा में हाई स्कूल टीचर थे। उसके बाद इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर लीगल करियर स्टार्ट किया और इनकी मुलाकात होती है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट से, और ये उनके एडवाइज़र होने के साथ साथ एक फ्रेंड भी बन जाते हैं। Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. तो ऐसे इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एन एक्सर्प्ट दैट इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो ये इनकी ही एक रचना से लिया गया है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. तो विलियम डगलस जब एक छोटे बच्चे थे तो लगभग ये एक स्विमिंग पूल में डूबने ही वाले थे। डूब तो चुके थे बट बच गए थे ये। इन दिस essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. हम सभी के साथ कभी ना कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे हमें बहुत डर लग जाता है, सदमा हो जाता है उस चीज़ का। जिनके साथ नहीं हुआ है दे आर सो लकी। तो इनके साथ भी क्या होता है कि ये एक बार बचपन में स्विमिंग पूल में डूबने लगते हैं और ये अकेले होते हैं वहाँ पर, बट समहाउ देखते हैं वो कैसे बचते हैं, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये उनको जीवन भर का एक सदमा लग जाता है, तो ये हमेशा स्विमिंग पूल से और वाटर से दूर भागते हैं। और हम जानते ही हैं कि वेस्टर्न कल्चर में फ़िशिंग एक बहुत ही फ़िशिंग है, स्विमिंग है, तो ये उनका एक वीकेंड वर्क ही होता है, एक टाइम पास है, एंटरटेनमेंट का अच्छा यही एक तरीका है। अब तो बहुत सारे हैं बट ये उस टाइम की बात हो रही है जब चीज़ें थोड़ी सी सीमित थी। तो ये भागते थे, ये स्विमिंग से पानी से दूर भागते थे। तो इनको लगा एक दिन कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे अपने इस डर को जीतना है किसी ना किसी तरीके से, और फिर ये उसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो इस ऐसे में हम यही देखेंगे कि हाउ ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, और फाइनली कैसे उसको इन्होंने ओवरकम किया था। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये लगभग, अब मैं हिंदी में ही आपको बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स करीब हैं तो आपका फटाफट एक रिवीजन हो जाएगा। ये लगभग तब की बात है जब राइटर 10-11 साल के रहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इनको स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करना सीखना है। तो देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन यकीमा। YMCA इज़ एन एसोसिएशन, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ये उसका फुल फॉर्म है। तो YMCA में यकीमा में एक स्विमिंग पूल था जो कि इनको एकदम परफेक्ट वो अपॉर्चुनिटी दे रहा था, ऑफर दे रहा था जो इनको चाहिए था। क्या चाहिए था? इनको तैरना सीखना था और पूल इनको बुला रहा था कि आओ भाई अब तैर लो। यकीमा रिवर जो थी वो बहुत ही ट्रेचरस, खतरनाक थी। मदर कॉन्टिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। इनकी माँ इनको बार बार चेतावनी देती थी कि नहीं तुम उसमें तैरने मत जाना, पूल पे मत जाना, और बार बार इनको याद दिलाती रहती थी, इनके माइंड में चीज़ों को, यादों को ताज़ा करती रहती थी कि कैसे लोग इस नदी में कितनी बार डूब चुके हैं। लेकिन जो YMCA का पूल था वो काफ़ी सुरक्षित था। वो एक पूल है, स्विमिंग पूल है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सुरक्षित ही होगा, वो एक खुली नदी तो है नहीं। तो इसलिए बताते हैं कि जो स्विमिंग पूल था उसका जो वाटर था वो शुरुआत में तो 2 से 3 फीट ही गहरा था, बट अगर उसके दूसरी तरफ की बात करें तो लगभग वहाँ वो 9 फीट की गहराई थी। बट द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे पानी जो है वो गहरा होता चला जा रहा था। अब इन्होंने डिसाइड तो कर ही लिया था, लगभग 10-11 साल की उम्र थी, और इन्होंने अपना वाटर विंग्स पहन लिया और ये पूल में चले गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। मतलब ये कहते हैं कि मुझे बिना कपड़ों के पूल में जाने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इनके जो लेग्स थे वो काफ़ी स्किनी थे, पतले दुबले से थे। बट इन्होंने किसी तरह अपने उस प्राइड को, अपने उस ईगो को सबड्यू किया, यानी कि उसको कम किया, उसको घटाया, कंट्रोल किया अपने उस घमंड को, और फिर ये चले जाते हैं। शुरुआत से ही ये कहते हैं कि मुझे पानी को लेकर के थोड़ा एवर्जन है, यानी डिसलाइकिंग है जब भी ये पानी में जाते हैं। वो क्यों? ये शुरुआत तब से होती है, इनको पानी को लेकर के डिसलाइकिंग शुरू होती है जब ये लगभग 3 और 4 ईयर्स के रहते हैं। इनके पिताजी एक बार इनको कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर के जाते हैं। वहाँ ये अपने पिताजी के साथ सर्फ पर, यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं वहाँ खड़े रहते हैं, और ये अपने पापा को पकड़ के लटके हुए रहते हैं, लेकिन इतनी तेज़ लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं जो इनको गिरा देती है। यानी अपने पापा पे लटके रहते हैं लेकिन फिर भी वो पानी की लहरों में इतना बल होता है कि वो इन्हें नीचे गिरा देती है स्वेप्ट ओवर में, और इनके ऊपर से वो पानी की लहरें इनके ऊपर से बहकर चली जाती हैं। ये बोलते हैं आई वॉज बरीड इन वाटर, यानी पानी ने इनको पूरी तरह से ढक लिया था, ये उसमें लगभग डूब गए थे और इनकी सांसें रुक गई थी और ये इतना ज़्यादा डर गए थे। इनके पिता तो हंसने लगते हैं, लेकिन वो एक जो टेरर था इनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया था। किस चीज़ का डर था? वो ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लहरों की जो इतने फोर्स है उसको लेकर के इनको एक डर बैठ गया था।
तो ये उनके बचपन की घटना थी जिससे इनके मन में एक पानी को लेकर के डर पैदा हो गया था। और अब जब ये YMCA स्विमिंग पूल को देखते हैं तो इनका वही अनप्लेजेंट मेमोरीज़ जो है, जो बचपन की डर है, बुरी यादें हैं पानी को लेकर के, वो क्या हो जाती है, रिवाइव हो जाती है। और वही चाइल्डिश फियर, वो जो बचपन का एक बचकाना डर था पानी को लेकर के, वो फिर से स्टिर हो जाता है, शुरू हो जाता है जब ये YMCA स्विमिंग पूल को देखते हैं। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर में इन्होंने अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस पा लिया, इनको आत्मविश्वास आ जाता है और फिर ये पैडल करना शुरू कर देते हैं विद माई न्यू वाटर विंग्स। नए नए वाटर विंग्स को लगाते हैं, वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखते हैं और उनको देख करके ही एपिंग दे, मतलब उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पानी में जा करके पैडलिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इन्होंने 2-3 बार किया अलग अलग दिनों में, और फिर धीरे धीरे इनको पानी के साथ में क्या महसूस होने लगता है, फील एट ईज़, इनको थोड़ा कंफर्ट महसूस होने लगता है। अभी तक जो एक डर था पानी को लेकर कि पानी में नहीं जाना है, वो डर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब कम होने लगा था। लेकिन तभी व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, इनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। क्या होता है कि एक दिन ये पूल में गए हुए थे जब वहाँ कोई भी नहीं था, और वो पूरा का पूरा जो प्लेस था वो क्या था, एकदम शांत था, एकदम क्वाइट था। और जो पानी था स्विमिंग पूल का एकदम शांत था, इवन इतना शांत था कि नीचे का जो टाइल्ड बॉटम था स्विमिंग पूल में, जो नीचे का बॉटम था, टाइल्स थी उसकी, वो एकदम वाइट और क्लीन, एकदम बाथ टब की तरह दिखाई दे रही थी। ये काफ़ी डरपोक थे कि कैसे अकेले, अभी कोई नहीं है, मैं कैसे पूल में जाऊँ, कहीं मैं डूब ना जाऊँ, तो ऐसा इनको डर लग रहा था। तो इसलिए ये पूल के साइड पर ही बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि कुछ बच्चे और आ जाएंगे तो मैं पूल में चला जाऊँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन, तो इनको ज़्यादा देर नहीं हुआ था वहाँ पे अभी बैठे हुए कि एक बिग ब्रूज़र, इन्होंने एक चीज़ बोला, ब्रूज़र का मतलब वो बच्चे जो बुलिंग करते हैं, दूसरों को थोड़ा सा डराते वराते हैं। तो एक ऐसा ही लड़का वहाँ पे आता है, शायद वो 18 साल का रहा होगा, और उसको काफ़ी थिक हेयर थे ऑन हिज चेस्ट, और उसका फिज़िक जो था वो काफ़ी अच्छा था देखने में। जो ऑथर है वो बहुत ही दुबले पतले से थे, तो इनको वो लड़का जो देखते हैं तो उसका जो फिज़िक है वो काफ़ी अच्छा दिखता है इनको, जिस उसके लेग्स और उसके आर्म्स और रिपलिंग मसल्स थे, मतलब ठीक ठाक बॉडी थी उसकी। तो वो इनको देख करके चीखता है कि हाय स्किनी, तो देखा वो बुली कर रहा है कि हाय पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या कहते हैं कि तुमको डग्ड होना कैसा लगेगा, यानी मैं तुमको अगर पानी में फेंक दूँ उठा करके तो कैसा लगेगा। तो वो लड़का इनसे ऐसा बोलता है। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ऐसा बोलता ही नहीं है, वो लड़का क्या करता है कि इनको उठाता है और उठा करके पानी में फेंक देता है, उठा करके इनको टॉस कर देता है पानी के अंदर। और ये लैंड कैसे करते हैं, क्योंकि ये पूल के किनारे बैठे हुए थे, तो ये उसी सिटिंग पोजीशन में ही इनको वो उठा करके फेंक देता है पानी में। तो काफ़ी पानी इनके अंदर चला जाता है और सीधे ये तुरंत कहाँ चले जाते हैं, बॉटम में। एट वंस ये बॉटम में पहुँच जाते हैं, काफ़ी ये डर जाते हैं। अब यहाँ पे हमको पूरा का पूरा विवरण देखने को मिलेगा कि कैसे कोई भी इंसान जिसको तैरना नहीं आता है और वो 9 फीट गहरे पानी में, वो भी एक छोटा सा बच्चा है जो कि 10-11 साल का, वो उतनी गहराई के पानी में जब जाता है तो उसको क्या क्या महसूस होता है, अब हम उसको देखेंगे। ये काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन वो इतना डरते ज़रूर है लेकिन अपने बुद्धि के ऊपर डर को हावी नहीं होने देते, यानी अभी भी वो सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लैंक हो गया है दिमाग। जब ये नीचे जा रहे होते हैं, जब उस लड़के ने इनको फेंका, तभी ये प्लानिंग कर लेते हैं कि जैसे ही मैं नीचे बॉटम में पहुंचूंगा तो मेरे पाँव बॉटम को हिट करेंगे और मैं वहाँ पे एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा और जंप लगा करके ऊपर आ जाऊंगा, और ऊपर आते ही मैं सीधे फ्लैट होकर के यहाँ पे तैरने लगूंगा, फिर मैं पैडल करते हुए पूल के किनारे आ जाऊंगा। ये इनकी प्लानिंग रहती है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो वो काफ़ी लंबा समय लग रहा होता है। वो 9 फीट की जो दूरी थी वो एकदम 90 फीट जैसी लग रही थी। और इसके पहले कि ये बॉटम पे इनका पैर टच होता, इनका जो लंग्स था वो फटने को तैयार हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा पानी इन्होंने अंदर स्वेलो कर लिया था। लेकिन इनका पैर जो है वो बॉटम में हिट करता है, और इन्होंने अपनी सारी एनर्जी को समन किया, अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया कि अब इनको क्या करना है। इनको अपने प्लानिंग के तहत बॉटम में पैर टच करते ही एक जंप लगा के ऊपर आना था। वॉट आई थॉट, जैसा कि इन्होंने सोचा था कि एक बहुत बड़ी सी स्प्रिंग के साथ, मतलब जैसे स्प्रिंग उछलती है ऐसे उछल के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब, इन्होंने कल्पना की थी कि मैं एकदम उछल करके तुरंत ही ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बहुत ही धीमे धीमे ऊपर आना शुरू करते हैं। इन्होंने अपनी आंखें खोली तो पानी के अंदर इनको कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, वो भी डर्टी येलो टिंज टू इट, यानी पानी ऐसा जिसमें हल्का सा येलोइश कलर दिखता है, गंदा सा दिखता है। अब ये काफ़ी पैनिक हो जाते हैं पानी के अंदर। इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की कोशिश की, स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश की। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, इन्होंने कोशिश की कि कहीं से इनको रस्सी मिल जाए, रस्सी पकड़ लें। एंड माई हैंड्स क्लज्ड ओनली एट वाटर, लेकिन इनके हाथ में क्या आ रहा था, सिर्फ पानी आ रहा था। इनको सफोकेशन फील होने लगता है, लेकिन ये चीख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। इनकी आंखें और इनका नाक जैसे ही पानी के बाहर आता, लेकिन इनका मुंह पानी के बाहर नहीं आ पाता, और इस तरीके से वापस पानी में चले जाते थे। तो ये सरफेस के ऊपर आ करके तैरने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ढेर सारा पानी इनके मुंह में चला जाता है और चोक हो जाते हैं, यानी ना सांस ले पाते ना ये कुछ बोल पाते हैं। और इन्होंने कोशिश किया कि आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप,
बट दे हंग एज डेड फीट्स। ये कोशिश करते हैं कि अपने पैरों को चलाएं, लेकिन वो सुन्न हो जाते हैं, पैरालाइज्ड और रिजिड हो जाते हैं। और एक बहुत ही ग्रेट फोर्स इनको पानी के अंदर अपनी तरफ खींच रहा होता है। मैं चीखता हूँ, लेकिन सिर्फ पानी ही मुझे सुन पाता है, यानी इनकी आवाज़ बाहर नहीं आ पाती है। और इस तरीके से ये वापस से दूसरी बार बॉटम की तरफ, बॉटम ऑफ द पूल की तरफ इनकी दोबारा लंबी यात्रा शुरू हो जाती है। जब लड़के ने फेंका तो एक बार ये बॉटम तक गए, फिर इन्होंने किसी तरह कोशिश करते हुए ऊपर तक आते हैं। इनका आँख और नाक ऊपर आता है पानी के, लेकिन फिर से ये पानी इनको अपनी तरफ नीचे खींच रहा है, ऐसा इनको महसूस होता है, और ये दोबारा से अब नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये नीचे जा रहे हैं, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स। कह रहे हैं कि मैं ऐसा पानी में फंस गया था जब मैं नीचे जा रहा था, कि जैसे कि कभी कभी हमें बुरे सपने आते हैं और हम उस बुरे सपने में फ़ाइट करते हैं, लेकिन हमारी जो एनर्जी होती है हमें कुछ समझ नहीं आता ना, वो स्लीपिंग पैरालाइज टाइप का कुछ हो जाता है, कि कुछ एक ऐसा इरिसिस्टिबल फोर्स होता है कि हम उस पर कुछ भी नहीं कर पाते, वो हमको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तो पानी में इनके साथ वैसा ही हो रहा था। इन्होंने अपनी सांस को भी लगभग खो दिया था। इनके लंग्स में अब पीड़ा होना शुरू हो जाती है, और इनका सर बहुत ज़ोर से घूमना शुरू हो जाता है, थ्रॉबिंग होने लगती है, इनको डिजीनेस महसूस होती है, यानी चक्कर आना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी इनको अपनी वो स्ट्रेटजी याद रहती है। वो क्या है कि इनको बॉटम में पहुंचना है और वहाँ से स्प्रिंग की तरह से वापस पूल के ऊपर आना है। बॉटम में जाएंगे और वहाँ हिट करेंगे और सीधे वो उछल करके ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आने के बाद पानी पर ये फ्लैट हो जाएंगे, तैरने लगेंगे, और अपने आर्म्स को चलाते हुए ये बाहर किनारे पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। इनकी कल्पना रहती है कि इस तरीके से मैं पूल के एज पर आऊँगा और सुरक्षित बच जाऊँगा। लेकिन अभी ये नीचे जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, एकदम आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और जब ये नीचे जा रहे होते हैं, ये अपनी आंखों को खोलते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वही येलो ग्लो यानी कि डार्क वाटर दिखाई देता है, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। और वो पानी ऐसा कि उसके आर पार दिखाई भी नहीं इनको देता है। और इस तरीके से एक शियर स्टार टेरर सीज्ड मी, कि बहुत ही भयानक डर इनको जकड़ लेता है, एक आतंक इनको जकड़ लेता है, एक ऐसा टेरर जिसको कोई समझ ही नहीं सकता है, वो टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। उस टेरर के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो ऐसा टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड इट, कि वो इंसान कभी नहीं उस टेरर को फील कर सकता है जो कभी ऐसी सिचुएशन में ना फंसा हो, जिसने ऐसा अनुभव ना किया हो। तो ऐसा ये कहते हैं। बोलते हैं कि जब मैं पानी के अंदर जा रहा था तो मैं वहाँ पे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मैं पैरालाइज्ड हो गया था उस वाटर के अंदर, एकदम स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था। कैसे? डर की वजह से, यानी बॉडी एकदम कड़ी हो गई थी। इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इनकी बॉडी पे इनका कंट्रोल अब नहीं रह रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो इनके गले से चीख निकल रही थी वो भी क्या हो गई थी? जम गई थी, वो भी बाहर नहीं आ रही थी, सिर्फ इनका दिल था। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और इनके सर में जो चक्कर आ रहा था, इनका जो दिल धड़क रहा था और इनका जो सर चकरा रहा था, यही चीज़ इनको फील करा रही थी कि ये क्या है? जिंदा है। यानी इनकी बॉडी पर से तो कंट्रोल चला गया था, लेकिन जो दिल में एक धड़कन महसूस हो रही थी और जो सर चक्कर चक्कर लग रहा था, तो इससे इनको लग रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और इस तरीके से जब ये आतंक इनके ऊपर एकदम हावी रहता है, तो इसी दौरान बीच में इनको एक टच महसूस करता है, एक रीज़न, मतलब एक थोड़ा सा लॉजिक फील होता है कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप। क्या वो लॉजिक फील होता है कि इनको अपनी वो स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, यानी इतने डर के बाद भी अपनी उस स्ट्रेटजी को, अपने उस प्लानिंग को याद करते हैं। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और जब ये नीचे जा रहे हैं अभी दूसरी बार, तो इनको फील होता है कि हाँ, मेरे पैरों के नीचे टाइल्स आ गई है, यानी पूल का बॉटम आ गया है। और इनके अंगूठे उस बॉटम को टच करते हैं एज इफ़ टू ग्रैब देम, कि इनके अंगूठे चाहते हैं कि उस बॉटम को वो पकड़ ले, टच कर ले कस के। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और ऐसा होते ही ये जितनी भी करेज इनके अंदर बची थी, ये कस के ऊपर की तरफ जंप लगाते हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस पानी के अंदर उनका जंप कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाता है, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड, अभी भी वो पानी के बीचों बीच ही थे। इन्होंने क्या सोचा था कि ये नीचे जाकर के जंप लगा के ऊपर चले आएंगे और किनारे तैरते चले जाएंगे, लेकिन अभी भी ये पानी के बीचों बीच ही है। इनको ना ही कोई रस्सी मिलती है, ना ही कोई सीढ़ी मिलती, ना ही इनको इनका वाटर विंग्स मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय किसके? बट वाटर, सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, तो इनको हर तरफ सिर्फ येलो वाटर दिखता है और भयानक डर इनको पकड़ लेता है, इनको जकड़ लेता है, जैसे कि लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, बिल्कुल ये इतना कांपना शुरू करते हैं, इनकी बॉडी में एक ट्रेम्बल फील होने लगता है, शेक करने लगती है डर की वजह से। और इनके जो हाथ हैं वो अब चलना बंद कर देते हैं, इनके आर्म्स भी काम नहीं करते, इनके पैर काम नहीं करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि ये मदद के लिए चिल्लाएं, अपनी माँ को बुलाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। और इस तरीके से फिर अचानक ही एक इनको रोशनी दिखाई देती है। ऐसा इनको फील होता है कि ये इस ऑफुल येलो वाटर से बाहर निकल रहे हैं, और इनकी आंखें तो एटलीस्ट बाहर आ ही गई हैं, यानी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इनको कुछ भी होप नहीं दिखता है। सडनली इनको फील होता है कि अब इनकी आंखें फिर से पानी के बाहर आ गई हैं और इनका नाक भी पानी से बाहर आ गया है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम,
लेकिन अभी ये दूसरी बार गए थे, पानी के एकदम बॉटम तक पहुँचे थे, फिर ये वापस आए, इनकी आँखें और इनका नाक अभी पानी के बाहर निकला ही था कि तीसरी बार, थर्ड टाइम ये फिर से पानी में अंदर की तरफ जाने लगे थे। आई सक्ड फॉर एयर, इन्होंने जब ये थोड़ा ऊपर आए थे तो उसी वक्त इन्होंने सांस भर लिया एंड गॉट वाटर। सॉरी, इन्होंने सक किया एयर के लिए, लेकिन इनको मिला क्या? वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो जो एक इनको हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी अब वो चली गई थी। यानी जैसे जैसे पानी के अंदर जा रहे थे वो रोशनी इनसे दूर हो रही थी, और फिर इनकी जितने भी प्रयास थे, एफर्ट थे, वो सब सीज्ड हो गए, सब रुक गए। इन्होंने अब रिलैक्स कर लिया, क्योंकि जितने एफर्ट कर सकते थे इन्होंने इतनी बुरी स्थिति में भी अपने प्लानिंग को, अपने विट को अपने काबू में रखा, कोशिश की जो भी कर सकते थे। बट अब जब थर्ड टाइम ऐसा होने लगा तो इन्होंने क्या किया? ये रिलैक्स, क्योंकि अब इनकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ भी नहीं बचा है कि वो पानी से फाइट कर पाए। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब इनके पैर भी ऐसे लग रहे थे जैसे वो लिम्प हो गए, उनमें कोई एनर्जी नहीं बची है। और वो जो एक ब्लैकनेस था ना, वो अब इनके दिमाग के ऊपर छा गया, यानी अंधेरा छा गया इनके दिमाग में भी। और जब वो अंधेरा इनके दिमाग में छाया तो इनके अंदर जो डर था ना, वो डर भी साफ हो गया, वो डर चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा डर चला गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब इनको कोई भी पैनिक फील नहीं हो रहा था, कोई घबराहट नहीं लग रही थी, सब कुछ एकदम शांत और पीसफुल लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी अब डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब जो हो रहा था वो अच्छा लग रहा था। यानी कहीं ना कहीं राइटर ने जितनी एनर्जी थी उसको, अपनी एनर्जी को उसने खर्च कर दिया। पहले तो खूब फाइट किया ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी लाइफ को पाने के लिए, लेकिन अब थर्ड टाइम इनको लगने लगा था कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेंगे। कहीं ना कहीं इन्होंने सरेंडर कर दिया था, तो इसलिए अब इनको अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, अब इनको फाइट तो नहीं करना है ना, अब जो हो रहा है वो हो रहा है। इसीलिए इनको अब ये नाइस लग रहा था टू बी ड्राउजी। इनको क्या अच्छा लग रहा था? जो इनको ड्राउजीनेस फील हो रही थी, चक्कर चक्कर सा लग रहा था, इनको नींद आ रही थी, तो इनको ये अब अच्छा लग रहा था। नो नीड टू जंप, अब इनको वो जंप करने की कोई कोशिश भी नहीं करनी है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि अब ये जंप कर करके भी बहुत थक गए हैं। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ये अच्छा है, ठीक है कि मैं ऐसे ही आराम से पानी के साथ बहता जाऊँ और इस दुनिया से ही चला जाऊँ। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, और कहाँ तैरता हुआ मैं चला जाऊँगा? मैं स्पेस में चला जाऊँगा। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, तभी इनको महसूस होता है कि कुछ एक मुलायम सी बाह ने इनको पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल इनकी माँ की बाहों जैसा इनको महसूस होता है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब महसूस करते हैं कि इनको अब सो जाना चाहिए, क्योंकि इनको इनकी माँ की बाहें मिल गई हैं। तो ऐसा अब इन्होंने लाइफ के आगे सरेंडर कर दिया है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन वो स्टेट है जहाँ पे कॉन्शियसनेस इंसान का चला जाता है, यानी बेहोशी की अवस्था की बात कर रहे हैं। अब इनकी चेतना की जो अवस्था थी वो चली गई, उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया, अभी बेहोश हो जाते हैं। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और इनको लगता है कि इनके जीवन का पर्दा अब गिर गया। यानी अब इनके बॉडी के साथ साथ इनके ब्रेन पर भी इनका कंट्रोल नहीं है, और राइटर बेहोश हो जाता है तो उसको लगता है कि वो अब मर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज, अब इसके बाद क्या होता है कि जब इनकी आंखें खुलती हैं तो इनको याद, यही चीज़ याद है कि जब इनकी आंखें खुलती हैं तो इन्होंने देखा है कि ये पेट के बल लिटाए हुए हैं और वोमिट कर रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं इनके चारों तरफ जो कि बोल रहे हैं। वो जो लड़का था ना, जिस लड़के ने इसको ढकेला था, वो चैप है, उसके लिए यहाँ चैप बोला है, चैप मीन्स कोई भी बॉय। तो वो कहता है कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। फिर कोई उसको डांटता है कि द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, कि ये बच्चा जो है, यानी जो ऑथर है, वो लगभग मरने ही वाला था, चलो अब ठीक है, इसको अब हम लॉकर रूम तक लेकर चलते हैं। ये इनको याद आता है, यानी इनको पानी से बाहर किसी ने निकाल लिया था, और वो लड़का भी वहाँ पे था, और उस लड़के से ऐसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। तो वो लड़का कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर कई घंटों के बाद में ये अपने घर जाते हैं, और इनको काफ़ी थकान महसूस होती है, बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है, ये कांप रहे होते हैं डर की वजह से, और बहुत ही ज़्यादा ये रोते हैं व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब ये अपने बिस्तर पर लेटते हैं। तो ये कहते हैं उस रात इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इनसे खाया ही नहीं गया, और लगभग कई दिनों तक इनको एक अजीब सा डर इनका पीछा करता रहा, इनके दिल को घबराहट होती रही। और स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, अगर ये थोड़ी सी भी मेहनत कर देते तो इससे ये क्या हो जाते थे? परेशान हो जाते थे, और इस तरीके से इनके नीज़ में, इनके घुटनों में और इनके स्टमक में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता था। तो ये जितनी मेहनत इन्होंने उस पानी के अंदर की थी, तो उसी का ये एक परिणाम था। कहते मैं दोबारा कभी भी पूल के पास नहीं गया, मुझे पानी से ही डर लगना शुरू हो गया था, और मैं जितना अवॉइड कर सकता था उतना अवॉइड करता था। लेकिन कुछ सालों के बाद में जब मैं यहाँ कैस्केड्स के वाटर्स, वाटर्स का मतलब है रिवर्स, से मेरा परिचय हुआ, या मैं यहाँ पे आया, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो लेकिन मेरा मन करने लगा कि मैं उन रिवर्स में जाऊँ। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी कभी मैंने ऐसा किया या कोशिश की, वेदर आई वॉज wading the titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror, तो बताते हैं कि चाहे मैं उसमें कुछ भी कर रहा हूँ, नदियों के नाम लिखे हैं, तो चाहे मैं वहाँ नहा ही रहा हूँ, लेकिन वो जो टेरर था, वो मुझे जो पूल में जो चीज़ हुई थी वो इनको वापस से आ जाता था और इनको जकड़ लेता था, वो डर इनको जकड़ लेता था। तो इस तरीके से वो जो डर था वो इनके ऊपर पूरी तरीके से पोजीशन कर लेता था, और इनके जो पैर थे वो पैरालाइज्ड हो जाते थे, और एक बहुत ही ठंडा सा आतंक, एक ठंडा सा डर इनके दिल में आ जाता था। यानी ये पूरी तरीके से अभी भी उसी अवस्था में पहुंच जाते थे जो पानी के अंदर इनके साथ हुआ था। तो अगर ये कोशिश भी करते थे पानी के पास जाने की, तो इनको वही चीज़ होना शुरू हो जाती थी।
तो ये जो इनकी एक हैंडीकैप सिचुएशन रही है, ये लगभग कई सालों तक रही इनके साथ में। और इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सलमान, तो बोल रहे हैं चाहे ये कैनोइंग करते थे या फिशिंग करते थे, चाहे न्यू हैम्पशायर में फ़िशिंग कर रहे हो या फिर ये डेस्टिट्स में, मेट्रोलिस में, यानी कहीं पर भी फ़िशिंग कर रहे हैं, कोलंबिया में या कैस्केड्स में, जहाँ कहीं भी ये जाते थे, वो जो हंटिंग फेयर था वो इनका पीछा करता रहता था, जो पानी को लेकर के इनका डर था। तो इस तरीके से इनके जो फ़िशिंग ट्रिप्स थे वो क्या हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। दोस्तों के साथ ये फ़िशिंग पे जा रहे हैं, लेकिन इनको तो फ़िशिंग में जाने के बाद में, पानी के पास जाने के बाद में वही चीज़ हो जाती थी। तो इसलिए इनका जो फ़िशिंग ट्रिप था वो बर्बाद हो जाता था, रुइन हो जाता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ थी जिसकी वजह से इन्होंने उस डर को ओवरकम करना चाहा, तो उसका रीज़न यही है कि इनको पानी से मिलने वाले जो भी आनंद है, कह सकते हैं आप, कैनोइंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, फिशिंग ये लोग करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से ये वंचित थे, डिप्राइव थे, क्योंकि इनको पानी से डर लगता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, जो भी तरीका ये जानते थे उस तरीके को इन्होंने अपनाया कि इस डर से ये बाहर निकल आए, लेकिन वो सारी चीज़ें इनके हाथ से बाहर थी। फाइनली 1 अक्टूबर को, अब फाइनली 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट किया और उसको रखा स्विमिंग सीखने के लिए। ये पूल पर जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, एक सप्ताह में 5 दिन जाते थे और लगभग हर दिन 1-1 घंटे ये प्रैक्टिस किया करते थे। जो इंस्ट्रक्टर था वो अब कैसे इनको सिखाना शुरू किया है, किस तरीके से एक टिमिड डगलस से उन्होंने एक स्विमर डगलस बना दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि वो जो इंस्ट्रक्टर था वो इनको एक बेल्ट बांध देता था। अब एकाएक तो पानी से जिसको इतना डर लग रहा है कि पानी में जाते ही उसको पैरालिसिस फील हो रहा है, तो एकाएक तो वो नहीं सीख सकता है। तो उसके लिए पहले तो उसको पानी के साथ यूज टू करना पड़ेगा। तो उस इंस्ट्रक्टर ने यही पहला स्टेप उनका यही था कि इनको एक बेल्ट बांध देते थे और एक रोप अटैच कर देते थे उस बेल्ट से, और इस तरीके से वो बेल्ट जो है ऊपर ओवरहेड केबल से बंधी हुई होती थी, वो जो रोप थी, यानी ये ऊपर से बंधे हुए होते थे और पानी में इनको वो लटकाते थे। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। इस तरीके से ये पानी में बार बार उनको आगे पीछे यूज टू कर रहे थे और इस तरीके से वो पूल को भी पूरा उनको पार कराते थे, लेकिन वो बेल्ट से बंधे हुए होते थे। तो ऐसे घंटे घंटे, डे आफ्टर डे इनकी प्रैक्टिस होती रहती थी, वीक आफ्टर वीक उन्होंने केवल यही काम किया कि इनको बांध करके बेल्ट से और उस पानी में उस पूल को खाली क्रॉस कराते थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जब भी इनका वो ट्रिप चलता था पूल को क्रॉस करने का, तो इनको एक डर जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, तो जैसे इनको ज़्यादा डर लगता था तो इंस्ट्रक्टर जो है वो रोप को क्या करता था, रिलैक्स कर देता था। और नहीं, जब इनको डर लगता था तब नहीं, हर इनका जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इंस्ट्रक्टर क्या करता था कि एकाएक इनको पानी में नहीं डाल रहा है, धीरे धीरे रिलैक्स करता था रोप को, यानी ढीली छोड़ता था उसको, और ये धीरे धीरे पानी के अंदर जाते थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, इस तरीके से जब ये पानी के अंदर जाने लगे तो इनका वही पुराना डर वापस आ गया और इनके पाँव फिर से जमने लगे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक, इस तरीके से इनको लगभग 3 महीने लगे और ये जो लेग्स फ्रोज होने की बात है ये धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर उस इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि अब इनको क्या करना चाहिए, अभी तो इनका शरीर, इनका पैर पानी के अंदर गया है, अब इनको सिखाया जाए कि कैसे अपना फेस पानी के अंदर करके वाटर में और एक्सहेल करना है, यानी सांस पे कंट्रोल करना, कैसे मुंह को पानी के अंदर डालना है। इनको ये वो सिखाते हैं, इनहेल करना और एक्सहेल करना, और इस एक्सरसाइज को लगभग इन्होंने 100 बार रिपीट किया था। तो इस तरीके से बिट बाय बिट, यानी धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, इनको जो भी डर था, इनका पैर अंदर जाने लगा, हाथ जाने लगा, मुंह जाने लगा, ये सांस लेने लगे, तो ये सारा डर जो था धीरे धीरे इनका कम होने लगा। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और फिर फाइनली इनका पूरा का पूरा सर ये पानी में अपना ले जा पा रहे थे, इन्हें अब उतना डर नहीं लग रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अब इस तरीके से जो इंस्ट्रक्टर थे इन्होंने अभी इनके बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे पानी के साथ यूज टू कर दिया था। ये पानी के अंदर अब इनहेल एक्सहेल कर पा रहे थे, थोड़ा सा अब ये उसके साथ नॉर्मल हो गए थे, कंफर्टेबल हो गए थे। तो अब क्या करना शुरू कर दिया था, पूल के साइड में हैड मी किक एंड किक विद माई लेग्स, तो इनको पाँव चलाना सिखा रहे थे, पाँव से किक करना, और लगभग सप्ताह तक इन्होंने किकिंग ही किया पानी के अंदर। एंड देन लेग रिफ्यूज टू वर्क, फिर से शुरू में तो इनके पाँव ने काम करना ही बंद कर दिया कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे पाँव भी इनके यूज टू हो गए और फिर आराम से ये कर ले रहे थे जैसा कि ये कमांड करते थे। और इस तरीके से पीस बाय पीस ही बुल्ट अ स्विमर। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ डिड ही बुल्ट अ स्विमर, तो यहाँ पर पीस बाय पीस का मतलब है टुकड़ों टुकड़ों में। किस तरीके हमने देखा कि हाथ अंदर डाला, पैर अंदर डाला, पूल पे अक्रॉस इनको टहलवाया केवल, फिर धीरे धीरे पानी के अंदर इनको भेजा, फिर धीरे धीरे इनको सांस, इनकी नाक पानी के अंदर डाली, इनको इनहेल एक्सहेल सिखाया, फिर इनका पूरा मुंह पानी में डाला, उसके बाद इनका हेड पानी के अंदर चला गया, फिर इनको पूल के किनारे ही सिर्फ किकिंग सिखाई। तो ऐसे इनको उस इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और इस तरीके से जब उसने हर पीस को, यानी कि हर
तरीके से जो भी स्विमर को जो भी चीज़ें करनी चाहिए वो सिखा दिया, तो वो सारी चीज़ों को उसने इकट्ठा कर दिया। यानी अभी तक जो पार्ट पार्ट में सिखाया है, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो इस तरीके से अब ये पूरी तरह स्विमर बन गए थे। और अप्रैल में उसने कहा, इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। अब ये क्रॉल स्ट्रोक, स्विमिंग के भी अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं। तो बोलता है वो इंस्ट्रक्टर कि अब तुम पानी में आराम से स्विम कर सकते हो, डाइव करो और जाओ इस पूरे पूल को क्रॉल स्ट्रोक से तैर करके वापस आओ। ऐसा इन्होंने किया जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने बोला था। लेकिन ये फिनिश, बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन अभी भी इनको पूरी तरीके कंप्लीट महसूस नहीं हो रहा था, फिनिश नहीं कर पा रहे थे ये उसको, क्योंकि इनको अभी भी ये डर लग रहा था कि कहीं वो जो टेरर है वापस से इनके ऊपर ना आ जाए जब ये पूल में अलोन हो। यानी जब लोग हैं तब तो ये तैर ले रहे हैं, बट इंस्ट्रक्टर है तब ये कर ले रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पूल में ये अकेले हैं तो कहीं वापस से वो डर इनको जकड़ ना ले। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। तो इस तरीके से ये पूल को पूरा लेंथ उसका ये तैरते हैं। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा डर वापस आता था, वो जो पुरानी घटना हुई थी, लेकिन इस तरीके से ये अब कह सकते, कहते हैं बट नाउ आई कुड फ्राउन। फ्राउन मतलब होता है त्योरियाँ चढ़ाना, भौहें चढ़ाना। और उस कहते मैं उस टेरर से अब कह सकता था कि ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज़ टू यू, लुक, कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम देखो, अब मैं अच्छा तैराक बन गया हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और इस तरीके से मैं दोबारा से पूल के एक पूरे चक्कर लगा करके आ जाता। यानी ये पूल में अब आराम से तैर ले रहे थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। जुलाई तक तो इनकी ये प्रैक्टिस चली पूल में, लेकिन अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं थे। इनको ये डर लगता था कि वो डर ने इनका पीछा छोड़ा नहीं है, अभी कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा। तो इसलिए ये लेक वेंटवर्थ जाते हैं न्यू हैम्पशायर में, कि अगर ये वहाँ पर डाइव ऑफ करके पूरा का पूरा तैर लेंगे, ट्रिग्स आइलैंड के पास जाते हैं, अगर वहाँ पर ये 2 मील लंबी लेक को तैर लेंगे तो यानी कि ये अच्छे स्विमर बन गए हैं। तो आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो इस तरीके से ये वहाँ पे अलग अलग स्ट्रोक से स्विमिंग करते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। लेकिन सिर्फ एक बार ही न्यू हैम्पशायर में जब ये लेक में तैराकी कर रहे हैं तो एक बार इनको सिर्फ वो डर महसूस हुआ, व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब ये लेक के बीचों बीच थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। इन्होंने पानी के अंदर अपना फेस डाला, इनको कुछ नहीं दिखा सिवाय बॉटमलेस वाटर के। वो जो पुराना एक सेंसेशन था पूरा इनका वापस आ गया, बट इन मिनिएचर। मिनिएचर मतलब बहुत थोड़ा सा वापस आया। जब ये एकदम मिडिल ऑफ द लेक थे और पानी के अंदर इनको सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, तो इनको वो पुराना डर वापस तो आता है, बट थोड़ा सा आता है। एंड आई लव्ड एंड सेड, और ये हंस पड़ते हैं और फिर अपने डर से क्या बोलते हैं, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तुमको क्या लगता है, तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। तो कहते हैं कि इस तरीके से मैं टेरर से बोलता और वो टेरर चला जाता। यानी अभी कॉन्फिडेंट एक स्विमर बन चुके हैं। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी इनको कुछ डाउट्स हैं। और वो डाउट्स क्या है, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Maid Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake। अब ये क्या करते हैं, अपने रेजिडुअल डाउट्स को दूर करने के लिए क्या करते हैं, कैंपिंग करते हैं। वार्म लेक के पास में ऊंचाई पर मेडोज़ के ऊपर ये अपनी कैंप लगाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइप्ड, और अगली सुबह ये कपड़े हटाते हैं, डाइव्ड इनटू द लेक, सीधे लेक में कूद जाते हैं, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और इस तरीके से उस पूरी लेक को कंप्लीट करके आते हैं, जस्ट एज डो कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू। तो ये एक स्विमर का नाम लिखा है इन्होंने कि जैसे वो किया करते थे, मैंने उन्हीं के अंदाज में उस पूरी वार्म लेक की को क्रॉस किया, उसको वापस भी तैर करके आया। और फिर उसके बाद में जब ये इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार, इनको जिस भी जगह पर डर लग रहा था वहाँ पे ये सीधे कैंपिंग ही करते हैं और उस पूरी लेक को ये अकेले तैर करके आते हैं। और देन ही शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी जगह पर ये रहते हैं, तो वो जो गिलबर्ट पीक है वहाँ पे ये चोटी है, तो ये चीखते हैं खुशी के मारे, तो उस चोटी से वो आवाज़ टकरा करके वापस आती है, आई हैड कॉन्कर्ड माई फेयर ऑफ वाटर। और फाइनली इनको महसूस होता है कि इन्होंने जो पानी का डर है वो पूरा कर लिया है, उस पर जीत हासिल कर ली है। और ये जो एक्सपीरियंस था इसकी एक बहुत ही डीप मीनिंग है इनके लिए, यानी एक बहुत ही गहरा प्रभाव इनके ऊपर छोड़ता है। इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर। ये उन्हीं लोगों के लिए खास तौर से जिन्होंने कभी भी ऐसा कोई पीछा करने वाला डर महसूस किया हो और उसके ऊपर विजय हासिल की हो। कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, यानी कि ऐसे लोग ही इस मीनिंग को, इसके गहरे अर्थ को समझ पाएंगे जिन्होंने अपने किसी भी डर के ऊपर जीत हासिल की हो। इन डेथ देयर इज पीस, इन डेथ देयर इज पीस। अगर मौत की बात करें तो वहाँ पे तो सब शांति ही शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। डर तो सिर्फ तभी तक है जब तक आपको मौत से डर लग रहा है। डर कब तक है, जब तक हम मर नहीं रहे हैं तब तक हम डर रहे हैं, अरे भाई मर जाएंगे तो क्या होगा, मौत से डर लग रहा है। लेकिन जब मर गए तो सिर्फ शांति शांति है, ऐसा इनका कहना है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट जो कि इनके एक फ्रेंड भी थे, जिनके ये एडवाइज़र थे और जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी है, तो उनका एक कोटेशन इन्होंने कहा है कि ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इट्सेल्फ। हमें बस डर से डरने की ज़रूरत है।
और किसी से भी नहीं। यानी अपने अंदर कोई डर ही मत आने दो, जो हो रहा है वो होने दो, किसी भी चीज़ का डर नहीं। डर शब्द अगर मन में आ गया तो वो डराता ही रहेगा, कभी इसका डर, कभी उसका डर, कभी इसका डर। तो डर से ही डरने की ज़रूरत है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। ऑथर बोल रहे हैं कि जैसा कि मैंने महसूस किया है उन दोनों ही एक्सपीरियंस को, वो दोनों ही सेंसेशन को, कि मौत का जो सेंसेशन होता है, जब ये वाटर में उस पूल में डूब रहे थे तो इन्होंने महसूस किया था ना कि अब ये जा रहे हैं, इन्होंने अपने आप को गिव अप कर दिया था। तो वो डाइंग एक्सपीरियंस को भी इन्होंने फील किया है, और वो जो टेरर, जो कि इनका, जो उस डर की वजह से, मतलब मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, तो उसकी वजह से जो ये डर, एक टेरर इनको फील हुआ था। दोनों चीज़ ये यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जब उन 2 बार पानी के अंदर डूब रहे थे, तो ये इनको मौत का डर था ना, तभी तो ये फाइट कर रहे थे। तो वो जो एक टेरर था कि मर जाऊँगा, वो इन्होंने फ़ील किया है। साथ ही साथ जब इन्होंने गिव अप कर दिया और इनको लगा कि अब तो मौत ही अच्छी है, तो वो जो एक फीलिंग थी, तो इन्होंने दोनों चीज़ों को फ़ील किया है। इसीलिए कहते हैं द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। अब इनके अंदर जो जीने की इच्छा है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अब इनको काफ़ी एकदम रिलीज्ड महसूस हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो एक डर था वो बाहर निकल गया है। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। तो अब ये कैसा रिलीज महसूस कर रहे हैं कि जहाँ चाहे जा सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, क्लाइम कर सकते हैं पीक्स के ऊपर, और इनका जो भी डर है उसको ये ब्रश असाइड कर सकते हैं। यानी जिस भी चीज़ का डर है वो सब ये झाड़ के किनारे कर सकते हैं, और जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं लाइफ में वो ये कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इतनी मेहनत और इतना पेशेंस, और इनकी तरीके से जैसे इनकी कंसिस्टेंसी थी कि काम कर रहे हैं, तो अक्टूबर से शुरू किया और जुलाई तक पूरी मेहनत करते ही रहे। जहाँ जहाँ भी इनको फील हुआ कि मुझे यहाँ तैरने में डर लगेगा, वहाँ डर लगेगा, तो वो हर जगह जाकर इन्होंने ट्राई किया। तो यही है कि यही कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसके बाद कुछ भी पॉसिबल है। और वैसे भी एक ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है। चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।